हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं, एंजॉय करिए। हम लोग 3D कर रहे थे। 3D में डायरेक्शन कोसाइन के विषय में आपको बता दिए थे। याद है कि सबको कि नहीं, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? बताया था कि अगर कोई डायरेक्टेड लाइन OP एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, जेड एक्सिस से गामा बनाए तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ठीक है ना सर? और एक चीज आपको और बताए थे कि यार अगर O ओरिजिन है और P एक्स वाई जेड है तो OP वेक्टर क्या बना था? XI प्लस वाई जे प्लस जेड के। और OP वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना दो जो I J K का कोफिशिएंट होता है, वही होता है DC। याद ही होगा, इतना बात आगे बताएं, क्लियर करें, फिर आगे अब डायरेक्शन रेशियो के विषय में सीखते हैं हम लोग। देखो, जैसे मान लो किसी लाइन का DC हम लोग पढ़े थे। मान लो किसी लाइन का DC कुछ ऐसा है, 1/2 1/√2 -1/2। ये DC होगा कि नहीं, अगर आपको चेक करना है कि यार ये DC है कि नहीं, तो कोई 3 नंबर अगर लिखा है, वो अगर DC है तो स्क्वायर करके जोड़ो, 1 आना चाहिए। स्क्वायर करके जोड़ो तो आएगा 1/4 1/2 1/4, मतलब 1 आ रहा है। मतलब ये DC हो सकता है किसी लाइन का। ठीक है सर, किसी लाइन का ये DC हो सकता है। अच्छा, DC का मतलब क्या बताया कि यूनिट वेक्टर होता है। तो हर जगह यूनिट वेक्टर बना के पढ़ना अच्छा लगता है। बताओ भाई, जैसे कोई वेक्टर है 3i + 4j + 5k, देखो कितना शानदार लग रहा है। अब इसका आप यूनिट वेक्टर बना के पढ़ रहे हैं, √a² + b² + c² जो भी आएगा। जैसे मान लो 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर का सम जो भी आएगा रूट में, उससे डिवाइड करना होगा। फिर I J K का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा DC। तो लोगों को लगा यार कि यार DC जो है ये बार बार मतलब हमें रूट में कुछ नंबर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो अच्छा नहीं लग रहा था। जो उस समय गणितज्ञ लोग थे वो सोचे कि यार डायरेक्शन कोसाइन जो है इसका कुछ अल्टरनेट खोजते हैं, चलो। तो उनके दिमाग में आया कि हम लोग डायरेक्शन कोसाइन न पढ़ के डायरेक्शन रेशियो पढ़ते हैं, तो वो पढ़ना थोड़ा ज्यादा अच्छा है, खूबसूरत है। डायरेक्शन कोसाइन में फेयर एंड लवली लगाओ, डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा। मतलब उसी को खूबसूरत बनाना है आपको। अच्छा, जैसे अगर किसी लाइन का आपको डायरेक्शन रेशियो, शॉर्ट में इसे DR बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो अगर आपको देखना है तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है, ये डायरेक्शन रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन बोल दिया गया। डायरेक्शन रेशियो, देखो ये रेशियो है, मतलब डायरेक्शन रेशियो क्या है? रेशियो है। तो ये देखना है कि ये किसके प्रोपोर्शनल है। रेशियो डायरेक्ट नहीं लिखते। जैसे रेशियो है 1/2 तो कह देंगे कि 1 है रेशियो। अरे 1/2 है मतलब 1 और 2 का रेशियो है, मतलब वो एग्जैक्ट 1 या 2 नहीं बोल सकते हैं। तो DR जो होता है वो DC के हमेशा प्रोपोर्शनल होता है। तो DC में ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए DC में किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो DR बन जाता है। देखो वही कहानी आपका लिखा है। इफ द DC ऑफ ए डायरेक्टेड लाइन आर मल्टीप्लाई बाई ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, मतलब DC को कोई भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, देन रिजल्टिंग नंबर आर सेड टू बी डायरेक्शन रेशियो। तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगा वो डायरेक्शन रेशियो बन जाएगा। अच्छा, मतलब जो DR है ये DC के प्रोपोर्शनल होता है। DC ये है 1/2 1/√2 -1/2, मान लो ये। तो इसी में हम लोग किसी नॉन जीरो नंबर से गुणा कर दे तीनों में तो DR बन जाएगा। हाँ भाई, तो इसका मतलब DR जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? 2 से गुणा कर दो, 2 थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1√2 -1। ये उस लाइन का DR हो जाएगा, खत्म बात। और DR कभी इक्वल नहीं लिखते सर। DR हमेशा ये देखते हैं कि किसके प्रोपोर्शनल आएगा। रेशियो है, रेशियो एग्जैक्ट नहीं देखेंगे हम लोग ये देखेंगे कि यार ये किसके प्रोपोर्शनल है। जैसे किसी का मन किया कि सर हम 2 से गुणा न करके √2 से गुणा करना चाह रहे हैं, तो कर दो, ये आपके ऊपर है। किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई DC में करेंगे DR बन जाता है सर।
कोई भी नॉन जीरो नंबर, ये आपके ऊपर है। वेक्टर समझो कि आखिर वेक्टर से कैसे समझे हम लोग। देखो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये मान लो जेड एक्सिस है। एक डायरेक्टेड लाइन ओपी है भाई, वो यहां ओरिजिन है, और पी एक्स वाई जेड है। तो ओपी वेक्टर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ओपी वेक्टर बनेगा सर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक, इसी का यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो डीसी हो जाता है, मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाता है, डीसी बन जाता है। तो कोई भी जो नॉर्मली वेक्टर होता है उसमें जो आई जे के का कोफिशिएंट होता है उसी को डी आर बोल देते हैं मेरे लाल। देखो ये ओपी जो वेक्टर बना वो क्या बना, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर यूनिट वेक्टर आप बनाना भी चाहेंगे, चलो आपके खुशी के लिए यूनिट वेक्टर बना के भी आपको दिखाते हैं कि आखिर होगा क्या। इसमें अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से भाग लगाना होगा, किसमें, इसमें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के में। तो यार ये जो डीसी आया है यूनिट वेक्टर बनाने पे, आई जे के का कोफिशिएंट यही तो डीसी है। तो डी आर क्या कहता है डिफिनीशन, डीसी में किसी भी नंबर से आप गुणा कर दो डी आर दे देगा। तो हम क्या चाह रहे हैं कि तीनों नंबर में जो एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों नंबर में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से कर दो मल्टीप्लाई। क्या बना, बना एक्स वाई जेड, बना क्या, एक्स वाई जेड। तो वही हो गया सर इसका डी आर। तो क्या समझे आप कि कोई भी अगर आपको वेक्टर दिया है, कोई भी वेक्टर दिया है, या कभी ऐसे लिखा है कि एक फलाना वेक्टर इस ढेकाना वेक्टर के पैरेलल है, फलाना वेक्टर इज पैरेलल टू ढेकाना वेक्टर, तो जो ढेकाना वेक्टर में आई जे के का कोफिशिएंट होगा वही हो जाएगा डी आर। सही ना सर। किसी भी ऐसे लिखा है कि ये जो एक वेक्टर है इस लाइन के पैरेलल है, या किसी लाइन के पैरेलल कोई वेक्टर है, तो लाइन का डी आर जो वेक्टर है उसी में आई जे के का कोफिशिएंट जो होगा वही उसका डी आर, उसी के प्रोपोर्शनल हो जाता है। एक बात अपने दिमाग में अच्छे से खोलिए, कान को खोलिए, दिमाग को खोलिए, अच्छे से सुने, टी आर कभी इक्वल नहीं होगा। टी आर का मतलब रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, मतलब ये रेशियो को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमेशा ये लिखा होगा कि डी आर किसके प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं, किसके प्रोपोर्शनल है। अगर किसी लाइन का डीसी दिया हो, डीसी एल एम एन के प्रोपोर्शनल है मान लो, ठीक, किसी लाइन का डीसी एल एम एन के प्रोपोर्शनल है, और सेम लाइन का डी आर एबीसी के प्रोपोर्शनल। या डीसी तो इक्वल रहेगा, प्रोपोर्शनल छोड़ो, यहां इक्वल लगाते हैं, डी आर प्रोपोर्शनल होता है तो इसमें प्रोपोर्शनल ही रहने दो। एक लाइन का डीसी एल एम एन है और उसका जो डी आर है वो एबीसी के प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो आप रिलेशन कैसे ढूंढेंगे, रिलेशन ऐसे ढूंढेंगे, इसमें किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो डी आर के बराबर आ जाएगा। तो लैम्डा एल जो है ये ए आएगा, लैम्डा एफ बी आएगा। लैम्डा यहाँ क्या है, लैम्डा कोई भी नॉन जीरो नंबर है, स्केलर नंबर है। लैम्डा एन सी आएगा। तीनों को स्क्वायर करके अगर जोड़ते हैं तो ऐसा आपको कुछ दिखेगा, ठीक है सर। ये तो सर 1 होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा कितना होता है, 1 होता है भाई। तो लैम्डा स्क्वायर का जो वैल्यू है ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लैम्डा का वैल्यू आप यहां रख देंगे भाई, रखने का मतलब आपको ए मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, ठीक है सर। या आप अगर चाहें तो लैम्डा इधर ले आ, अगर एल आपको लिखना है, देखो एल अगर आपको लिखना है तो कितना होगा, ए बाई लैम्डा, ए बाई लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू पुट करो प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आपको एम लिखना है इधर लिख देते हैं,
तो आ जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट, और n अगर लिखना है तो ये प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट। एक बात और अपने दिमाग में रखिएगा कि L बाई ए, अरे M बाई बी, N बाई सी तीनों हमेशा ही बराबर रहेगा। मतलब अगर कभी भी dr और dc रहेगा सेम लाइन का तो उसका रेशियो हमेशा बराबर होता है। डायरेक्ट कभी बराबर मत करना, यहां प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी में डायरेक्ट कभी बराबर नहीं करते। क्या बराबर करते हैं? रेशियो बराबर करते हैं। तो किसी लाइन का अगर dc ये है, सेम लाइन का dr ये है, तो dr और dc का रेशियो हमेशा बराबर होता है। ठीक है सर। तो एक चीज आप समझे कि अगर आपको dr दिया हो abc के प्रोपोर्शनल और आपको dc निकलवाना चाहे तो बस किया क्या करो, इसी में dr में ए बी सी जो है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से तीनों नंबर में डिवाइड कर दो, डीसी बन जाएगा। क्या बताया है? dr अगर आपको दिया है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करो, डीसी बन जाएगा। अच्छा, ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है? प्लस माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि आना भी चाहिए था प्लस माइनस। प्लस माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि प्लस माइनस आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? इसलिए आना चाहिए था, आपको याद ही होगा पिछले लेक्चर का कहानी। एक लाइन के दो डीसी पॉसिबल होते हैं। जैसे अगर ओपी का डीसी एल एम एन है तो पीओ का माइनस एल माइनस एम माइनस एल। इसीलिए यहां प्लस माइनस आया सर, क्योंकि एक लाइन का यहां बात हो रहा है। एक लाइन के कितने डीसी? दो। अरे जैसे लाइन है ओपी और पीओ, डायरेक्शन उल्टा करोगे तो माइनस हो जाता है भाई, इसीलिए प्लस माइनस। अच्छा, कुछ लोग यहां क्या सोचते हैं, यहां केस बनाना शुरू कर देते हैं। यहां केस बनाना शुरू कर देते हैं कि एक बार प्लस ले माइनस ले माइनस ले, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। नहीं ना, ऐसा गलती नहीं करना। केस नहीं है यहां किसी लाइन का आप डीसी निकालना चाह रहे हैं और एक लाइन के दो ही डीसी होते हैं, तो एक बार तीनों में प्लस लेना है, तीनों में प्लस 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 प्लस, और एक बार तीनों में माइनस लेना है। मतलब एक लाइन के दो डीसी हो सकते हैं, एक बार तीनों में प्लस लो, एक बार तीनों में माइनस लो, और केस कुछ नहीं बनेगा, यानी गलती करने लगे, केस बनाने लगे। ठीक है सर, पूरा कहानी आपको समझ में आया, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको dr दिया है डीसी निकालना ध्यान रखिएगा। डीसी दिया है dr आपसे कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि क्यों पूछेगा भाई? जैसे डीसी दे दिया, कहे dr बताओ किसके प्रोपोर्शनल होगा, अरे उसी को होगा प्रोपोर्शनल, जो डीसी दिया होगा उसी को होगा। तो ऐसा नहीं पूछेगा आपसे। अगर dr दिया है किसके प्रोपोर्शनल है, डीसी निकलवा सकता है। जैसे यहाँ dr एबीसी के प्रोपोर्शनल है तो डीसी मतलब एल एम एन किसके बराबर आएगा? तो इसके बराबर आएगा। सिंपल सा बात होता है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कुल मिलाकर वही है, यूनिट वेक्टर बनाने पे यही तो होता है सर। ए लाइन है dr प्रोपोर्शनल टू -3 4 -5। अच्छा, dr दिया है किसके प्रोपोर्शनल है, एंड इट मेक एन एक्यूट एंगल विद जेड एक्सिस। अच्छा, मतलब ये जेड एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। dr दिया है कि किसके प्रोपोर्शनल है, आपसे डीसी पूछ रहा है, खत्म है सवाल। अभी आपको सिखाए हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करो, और दोनों केस लेना होता है प्लस माइनस वाला। तो माइनस है तो माइनस प्लस, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आएगा? रूट 50। रूट 50 ये आ जाएगा प्लस माइनस, और ये आ जाएगा माइनस प्लस। ठीक सर, ये क्या लिख रहे हो मेरे लाल? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से क्या करना है? डिवाइड करना है बस। अभी तो आपको बताया था कि dr अगर एबीसी के प्रोपोर्शनल है तो डीसी किसके बराबर होता है? प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस माइनस सी अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ देखो ऑलरेडी माइनस लिखा है तो इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस और यहाँ माइनस प्लस। ठीक है सर। अब देखो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लिखा है कि जेड एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल विद जेड एक्सिस। इसका मतलब एक्स एक्सिस से मान लो अल्फा बनाए, वाई से बीटा बनाए, जेड से गामा बनाए, तो जेड एक्सिस के साथ लिखा है एक्यूट एंगल बना रहा है। मतलब क्या समझे? मतलब ये समझे कि कॉस गामा पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब डीसी का जो तीसरा वाला है, मतलब एल एम एन में जो एन है ये पॉजिटिव होना चाहिए।
अच्छा, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये सवाल वाला दिया है। तो अभी आपको बताया डीसी में बस दो ही केस होता है, एक बार तीनों में प्लस, एक बार तीनों में माइनस, दो केस। तो अब ये सोचो कि प्लस वाले से आएगा कि माइनस वाले से। यहां हमें प्लस लाना है, तो यहां जब भी प्लस रहेगा तो इसके साथ में माइनस रहेगा, इसके साथ में प्लस रहेगा। देखो यहां माइनस था, तो यहां अगर आप प्लस लेंगे तो माइनस लेना होगा, तो माइनस जब लेंगे तो यहां तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस हो जाएगा। तो जो डीसी होगा सर, ये आएगा 3/√50 -4/√50 और 5/√50। ये आपके सवाल का आंसर। एंगल नहीं पूछा है मेरे लाल, एंगल कहीं पूछा है? कहीं दिख रहा है? इट मेक एक्यूट एंगल, फाइंड द डायरेक्शन को साइन। अरे यार डायरेक्शन को साइन बताना था बस, डायरेक्शन को साइन यही होगा, ये आंसर आपका है। ये इस सवाल को बस इसलिए दिए थे क्योंकि आपको डीसी लिखने आना चाहिए अगर डीआर दिया है तो। और लिखने के लिए आप बस एक बात ध्यान रखें, अंडर रूट में a² + b² + c², मतलब यहां जो तीनों रहे इसी के स्क्वायर करके जोड़ो, रूट में डिवाइड कर दो, और प्लस माइनस दोनों केस लेना होता है। अब प्लस से आंसर आएगा कि माइनस से आएगा, ये आप सवाल में खुद ही दिया होगा कि यार एक्यूट एंगल किससे है या ऑब्ट्यूस एंगल किससे बना रहा है। अगर कुछ नहीं बनाया तो दोनों लेंगे, समझ रहे हो? द dr ऑफ लाइन फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। देखो अगर एक लाइन 2 पॉइंट को ज्वाइन करके बन रहा है, जैसे मान लो ये a है, x1 y1 z1, और b है x2 y2 z2, ये 2 पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बन रहा है मान लो। तो ये ए बी जो लाइन सेगमेंट है, इसका dr किसके प्रोपोर्शनल होगा अगर आपको देखना है तो आपको क्या बताया है? आपको सिंपल सा बात बताए हैं कि कोई भी वेक्टर आप बना लो उस लाइन के अलोंग जिसका dr आपको लिखना हो, या उसके पैरेलल बना लो, दोनों चलता है। तो कोई भी अगर वेक्टर आप बना लिए तो जो आई जे के का कोफिशिएंट होता है वही उसका dr हो जाता है, मतलब उसी के प्रोपोर्शनल dr आता है। तो वेक्टर बनाने सबको आता है, अगर 2 पॉइंट पता हो, वेक्टर में आपको सिखाए थे, अगर 2 पॉइंट पता है तो वेक्टर बनाना, बाद वाला माइनस पहले वाला आई जे के लगाना होता है। तो ए बी वेक्टर क्या बनेगा? x2 - x1i, y2 - y1j, z2 - z1k, ये बना ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर में आई जे के का कोफिशिएंट क्या रहा है? x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो ए बी का अगर आपसे कहे कि dr किसके प्रोपोर्शनल होगा तो आंसर बताएंगे x2 - x1, y2 - y1, y2 - y1, z2 - z1, इसके प्रोपोर्शनल आएगा। ये ए बी का dr हो जाएगा, वही लिखा है, नोट उतार लीजिएगा, तब इसको बोर्ड पे जो लिखा है उसको उतारेंगे अपने कॉपी में। dr ऑफ लाइन फॉर्म बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1 के प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्ट आप याद भी रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है। किसी लाइन पर अगर 2 पॉइंट पता है मतलब लाइन का dr आपको पता है, ये कहने का मतलब है। ABC इज ए ट्रायंगल वेयर A आपको दिया है, B दिया है, C दिया है, मतलब ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया है। इफ द मीडियन थ्रू A इज इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्सिस, then find the value of lambda and mu। A है 2 3 5, B है -1 3 2, C है lambda 5 mu। ये ABC वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है। A से एक मीडियन गया, ये हो गया A से मीडियन, मान लो AD। अब AD लिखा है एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब AD लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है, तो आपको लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना है। अच्छा सवाल है, ये सवाल आ सकता है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसमें कहानी क्या चल रहा है, ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी का भी कोऑर्डिनेट गिवन है, सी का भी दिया है। एडी मीडियन है भाई, मीडियन का प्रॉपर्टी क्या होता है? मीडियन का प्रॉपर्टी होता है कि सामने वाले साइड को मिड पॉइंट पे मिलता है। तो जो डी पॉइंट होगा ये बीसी का मिड पॉइंट होगा भाई, नहीं बीसी का मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट लिखना सबको आता है x1 + x2/2, तो लैम्डा -1/2, 5 + 3 8/2 4, और फिर म्यू -2/2, म्यू प्लस है एक्स z1 + z2/2 होगा म्यू प्लस, ठीक है सर।
देखो x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2, ये आ गया d का कोऑर्डिनेट। ठीक, a का कोऑर्डिनेट पता है, d का कोऑर्डिनेट पता है, तो AD का dr लिख सकते हैं। अभी आपको सिखाए हैं, अगर किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट है तो उसका dr लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो यह आ जाएगा लैम्डा माइनस 1/2 माइनस 2, 4 माइनस 3, म्यू प्लस 2/2 माइनस 5। ठीक है सर, तो dr जो आया, dr जो आया AB का, dr जो AD का आया है वो किसके प्रोपोर्शनल है? ये आ गया, इधर देखो मल्टीप्लाई करके, लैम्डा माइनस 5/2, 1, 4 माइनस 3 1, और ये कितना आएगा? म्यू माइनस 8/2। ठीक है सर, ये आ गया AD का dr। अब लिखा क्या है क्वेश्चन में? लिखा है कि जो AD लाइन है वो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहे। अब पिछले लेक्चर में भी आपको बताया थे कि अगर x एक्सिस से अल्फा बनाए, y से भी अल्फा बनाए, z से भी अल्फा बनाए, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा कितना? 1। अच्छा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, तीनों का सम कितना? 1। तो cos अल्फा का वैल्यू बताया था प्लस माइनस 1/√3 आता है। तो इक्वली इंक्लाइंड अगर कोई लाइन है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस से, तो उसका जो DC होता है वो 1/√3 1/√3 1/√3 होता है। अच्छा, dr DC के प्रोपोर्शनल होता है भाई, तो dr प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3, तीनों में √3 से गुणा कर दो, तो dr प्रोपोर्शनल टू 1 1 1 होगा। अच्छा, मतलब dr 1 1 1 के प्रोपोर्शनल होगा। हाँ, मतलब इसका रेशियो 1, इसका भी रेशियो 1, तो लैम्डा माइनस 5/2 अपॉन 1 1 होगा, और म्यू माइनस 8/2 अपॉन 1 ये भी 1 होगा। तो लैम्डा का वैल्यू यहां से आ गया कितना? 7, म्यू का वैल्यू कितना आ गया? 10। तो यही आपका आंसर हो गया, लैम्डा और म्यू का वैल्यू पूछा है। सिंपल सा बात है, डायरेक्ट 1 के बराबर नहीं करना है। कभी जैसे मान लो यहां मान लो 2 आ जाता, यहां अगर 2 आ जाता, तो अभी हम लोग सीखे हैं कि रेशियो कितना? 1 1 1, मतलब अगर इक्वली इंक्लाइंड अगर लाइन है तो उसका डायरेक्शन रेशियो 1 1 1 के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां कुछ रहे, यहां 2 रहे, यहां कुछ रहे, तो यार सबसे पहले या तो तीनों को 2 से डिवाइड कर लो, यहां 1 बना लो, किसी में, जैसे तीनों में किसी जगह मान लो 2 रहे या जो भी रहे, किसी एक जगह 1 बना लो। फिर इसका मतलब ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए। डायरेक्ट 1 भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में किसी एक को पहले 1 बना लो, या आप रेशियो 1 किया करो ना भाई। रेशियो कितना? 1। जैसे मान लो कुछ भी रहे लेकिन आना चाहिए 1 1 1 के प्रोपोर्शनल, कब आएगा? जब रेशियो 1 हो जाए। वही बात है। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। AD मीडियन था, D पॉइंट BC का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखे हैं x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, z1 प्लस z2/2। अब दो पॉइंट किसी लाइन पे पता है तो इसका dr लिख सकते हैं, तो AD का dr लिख दिए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अब जो dr आया है वो ये है। अब इक्वली इंक्लाइंड लाइन का dr 1 1 1 के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि जैसे मान लो इक्वली इंक्लाइंड है तो DC तो बराबर ही होगा तीनों, तो तीनों DC बराबर है। जैसे मान लो यही है cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा, तो dr cos अल्फा cos अल्फा cos अल्फा के प्रोपोर्शनल है, तो cos अल्फा से डिवाइड लगा दो, तो dr 1 1 1 के प्रोपोर्शनल हमेशा होता है जब इक्वली इंक्लाइंड लाइन होता है। आगे से ध्यान रखिएगा कभी अगर आएगा सवाल तो इन दोनों का रेशियो 1, इन दोनों का भी रेशियो 1, वही के यहां से आपका लैम्डा और म्यू आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट कंसेप्ट अब समझाते हैं आपको, प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन। प्रोजेक्शन किसी पॉइंट का लाइन के ऊपर क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन, ये कुछ नहीं है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है किसी पॉइंट का जो लाइन के ऊपर परछाई बने, ऐसे समझो। लाइन के ऊपर जो परछाई बनता है इसी को प्रोजेक्शन बोल देते हैं भाई। जैसे मान लो ये लाइन है, कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट का अगर आपसे कहे कि प्रोजेक्शन इस लाइन पे क्या बनेगा, जब भी प्रोजेक्शन निकालते हैं तो लाइट हमेशा ये मान के चलते हैं कि ऊपर से पड़ रहा है। ऐसे तो ये प्रोजेक्शन या जो भी इमेज या जो भी होता है ये लाइट पे डिपेंड करता है, किधर से लाइट आ रहा है कि इमेज उसी तरह बनता है। लेकिन मैथ में हम लोग हमेशा ये मान के चलते हैं कि ऊपर बल्ब लटकाया हुआ है सब, तब इसका प्रोजेक्शन ये मान के हमें निकालना होता है।
तो किसी पॉइंट का लाइन पे जो प्रोजेक्शन होता है वो सिंपली बस फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो ये है लाइन, ये है पॉइंट। अगर आपसे कहे कि इस पॉइंट का इस लाइन पे प्रोजेक्शन बताओ, तो यहां से आप परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर ड्रॉप कर देना, जो ये पॉइंट आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसी को कहेंगे इसका प्रोजेक्शन। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, तो बी है क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ ए ऑन द लाइन। सही सर। या इसी को दूसरा नाम होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ही दूसरा नाम होता है प्रोजेक्शन, पॉइंट का अगर बात करें तब। समझ गए? तो इसमें अगर आपको लिखना है तो एक लाइन पहले लिख लीजिएगा, जो लिखा है हेडिंग प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लाइन, उसमें एक लाइन लिख लीजिए, इट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इट इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन, it is the foot of perpendicular from the point on the line, it is the foot of perpendicular from the point on the line। मतलब ये बस एक टर्म है, बाद में कभी अगर लिख दे तो इसका मतलब आपको बस आना चाहिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं अगर प्रोजेक्शन किसी पॉइंट का निकलवाए, मतलब आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, बस इतना समझो आप। प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन ए गिवन लाइन, ये वेक्टर में थोड़ा बहुत सीखे थे हम लोग, किसी लाइन का किसी दूसरे लाइन पे प्रोजेक्शन निकालना। जैसे देखो ये मान लो ए बी कोई लाइन का सेगमेंट है, ए बी, इसका प्रोजेक्शन आपको सी डी लाइन पे निकालना है। ठीक, ए बी लाइन का प्रोजेक्शन सी डी लाइन पे आपको निकालना है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले ए का प्रोजेक्शन निकालेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो, मान लो ई है, और बी का प्रोजेक्शन निकालेंगे तो ये भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, मान लो एफ है। सही सर ना? तो ये जो ई एफ आएगा, ई एफ, यही है प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी। या इसी को अगर थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे तो ये ई एफ देखो इसके बराबर आएगा, मान लो इसका नाम कुछ एच है, तो ई एफ ही ए एच के बराबर आएगा। जो इसी को अगर लाइन को पीछे बढ़ाओ वर्चुअली, जब लाइन तो ए बी है, पीछे तो अपने से बढ़ा ही सकते हैं, ये मान लो सी डी के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां भी थीटा ही होगा, यहां भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ए एच का वैल्यू कितना बताओगे, अरे यार ये ए बी है, थीटा है, तो ये कितना, ए बी कॉस थीटा होगा, ये कितना होगा, ए बी कॉस थीटा होगा। ठीक है समझना? तो ए एच होगा ए बी कॉस थीटा के बराबर, और ए एच ही ई एफ के बराबर है, तो जो ई एफ है बराबर ए एच बराबर ए बी कॉस थीटा। तो अगर किसी लाइन सेगमेंट ए बी का आपको किसी दूसरे लाइन सेगमेंट सी डी पे प्रोजेक्शन लेना है, तो किसके बराबर होगा, सिंपल ए बी कॉस थीटा। लिख लो द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, अगर लिख लो फिर बोर्ड वाला उतार लेना, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ऑन ए गिवन लाइन, द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी ऑन ए गिवन लाइन will be AB cos theta. The projection of line segment AB on a given line will be AB cos theta. अच्छा, अब AB cos theta को ही वेक्टर से अगर लिखना हो तो वो भी आपको वेक्टर में ही सिखा दिए थे। जैसे अगर आप AB वेक्टर और CD वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर लेते हैं, AB डॉट CD, तो किसके बराबर आएगा, ये आएगा AB का मॉड CD का मॉड cos थीटा। यही होता है सर, हाँ यही होता है। तो ए बी का मॉड मतलब ए बी, तो ये ए बी कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, यहां से देख सकते हैं आप, ए बी कॉस थीटा ये आ जाएगा ए बी डॉट सी डी अपॉन मॉड ऑफ सी डी के बराबर। ए बी कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ए बी डॉट सी डी अपॉन मॉड ऑफ सी डी। तो ये वेक्टर मेथड से भी प्रोजेक्शन चाहो तो निकाल सकते हैं आप, वैसे हम लोग सवाल ज्यादातर वेक्टर मेथड से ही निकालते हैं। अगर आपको ए बी का सी डी पे प्रोजेक्शन देखना है तो दोनों का डॉट अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन लेना है, किस पे प्रोजेक्शन, सी डी पे लेना है, तो जिस पर प्रोजेक्शन लेना है उसके मॉड से डिवाइड कर दो।
तो ए बी डॉट सी डी अपॉन मॉड ऑफ सी डी, ये ए बी कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा। और यही है प्रोजेक्शन, यही क्या है प्रोजेक्शन। समझ गए कि नहीं? अच्छा, जैसे अभी आपको बताया है कि ए बी का प्रोजेक्शन अगर किसी गिवन लाइन पे लेंगे और थीटा यहां क्या था, गिवन लाइन का ए बी के साथ एंगल, या ए बी का गिवन लाइन के साथ एंगल, तो ए बी कॉस थीटा आंसर आप बता दिए। ऐसे ही मान लो अगर आपसे मैं कहूं कि एक लाइन सेगमेंट है, उसका लंबाई है आर, उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन होगा लिखो, तो क्या लिखोगे? आर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे कितना लिखोगे? आर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, जब थीटा एंगल बनाता है तो होता है आर कॉस थीटा या ए बी कॉस थीटा, तो एक्स एक्सिस से तो अल्फा बनाता है, तो क्या होगा आर कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा को क्या बोलते हैं एल। अच्छा, अगर आपको एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन निकालना है किसी लाइन सेगमेंट जिसका लंबाई आर है, तो आर कॉस अल्फा आएगा, और कॉस अल्फा को एल बोलते हैं, तो एल आर हो जाएगा, एल इंटू आर। अच्छा, इसी तरह अगर वाई एक्सिस पे निकालना हो तो वाई एक्सिस बीटा बनाता है, तो आर कॉस बीटा हो जाएगा। आर कॉस बीटा होने का मतलब एम आर, और जेड एक्सिस पे एन आर। तो किसी लाइन सेगमेंट जिसका लंबाई आर है, उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे प्रोजेक्शन होता है एल आर कामा एम आर कामा एन आर। नोट, अभी जो आपको बोल रहे थे वही है, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ आर ऑन ओ एक्स, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये एल आर एम आर एन आर के बराबर होता है, नोट कर लीजिएगा। अब कैसे होता है बता ही दिए आपको, कैसे होता है समझ गए कि नहीं? अगर कोई लाइन सेगमेंट जिसका लंबाई आर है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल तो बनाता ही है, अरे यार डिफिनेशन कहता है कि एक्स एक्सिस से कोई लाइन अल्फा बनाया, वाई से बीटा बनाया, जेड से गामा बनाया, तो उसका डीसी कास अल्फा कास बीटा कास गामा होता है। अच्छा, तो एक्स से मान लिए कि अल्फा बना रहा है, मतलब कास अल्फा डीसी होता है, ध्यान दीजिएगा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो आर लंबाई है और एक्स एक्सिस से अल्फा बनाया, तो आर कास अल्फा प्रोजेक्शन, आर कास अल्फा क्या बोलते हैं? आर इंटू कॉस अल्फा को एल, मतलब एल आर। उसी तरह एम आर और एन आर, समझ गए होगे? अच्छा, अगर एक बात और, किसी लाइन सेगमेंट का अगर कभी आपसे लंबाई पूछे, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, और तीनों एक्सिस पे अगर प्रोजेक्शन आपको दिया हो, तीनों एक्सिस पे प्रोजेक्शन आपको दिया हो, तो अंडर रूट में तीनों एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होता है उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये होता है सर लंबाई। देखो, अगर आपसे मैं कहूं कि एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन एल आर है, वाई एक्सिस पे एम आर है, जेड एक्सिस पे एन आर है, तीनों को रूट में स्क्वायर करके जोड़ो, तो आप कहेंगे कि तीनों को जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे रूट में, तो आएगा आर स्क्वायर कॉमन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, तो रूट में आर स्क्वायर मतलब कितना हो गया? आर के बराबर। तो जो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट होता है आर, वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, तीनों के स्क्वायर का सम अगर अंडर रूट में करेंगे तो वो लाइन सेगमेंट के लंबाई का वैल्यू देता है। ये भी कभी कभी सवाल पूछता है, अगर आपसे तीनों एक्सिस पे प्रोजेक्शन दिया हो और कहे कि उस लाइन सेगमेंट का लंबाई बताओ, तो तीनों को अंडर रूट में स्क्वायर करके जोड़ देना, आ जाएगा लंबाई। सही है सर, समझ गए? और एक बात और डीसी भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? अगर तीनों एक्सिस पे प्रोजेक्शन दिया हो तो लंबाई निकाल ही लिए आप, आर निकाल लिए, और एल आर कितना होता है? एल आर आपको दिया है और आर आप निकाल चुके हैं। अरे एल आर दिया है, अगर प्रोजेक्शन दिया है मतलब एल आर दिया है, एम आर दिया है, एन आर दिया है, तो एल आर दिया है आपको, आर आप निकाल चुके हैं, तो आर का वैल्यू जब पुट करेंगे तो डायरेक्शन को साइन भी आ जाएगा, कभी अगर पूछे तो ऐसे सवाल में। ए इज द पॉइंट 375, बी भी आपको दिया है, द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन द लाइन विच ज्वाइंस द पॉइंट इतना एंड इतना इच। कुल मिला के ये सवाल क्या है? सवाल है ए बी का प्रोजेक्शन सी डी पे। देखो ध्यान से, अरे ये ए है, ये बी है, इसको अपने से सी मान लो, इसको डी मान लो,
अच्छा, मतलब प्रोजेक्शन आप ए बी बताना है सी डी पे, सही बात है यार। तो अभी आपको सिखाए थे, जब ऐसा सवाल रहे ना तो 3D से नहीं, वेक्टर वाला मेथड से हमेशा किया करो, आसान हो जाएगा। वेक्टर बनाने आपको आता है। कैसे आता है? अरे ए दिया है, बी दिया है, तो ए बी वेक्टर नहीं बना लोगे? उसी तरह सी दिया है, डी दिया है, सी डी वेक्टर बना लो। फिर ए बी डॉट सी डी अपॉन मॉड ऑफ सी डी। ए बी वेक्टर बताओ। अरे बी में से ए घटाना है, आई जे के लगाना है। तो -3 में से -3 जाएगा, -6 आई। 2 में से 7 जाएगा, -5। और 6 में से 5 जाएगा 1। ठीक है सर। सी डी वेक्टर, डी में से सी घटाना है। डी में से सी घटाओ, 4 में से 7 जाएगा, -3। फिर 5 में से 9, -4। -8 -4 -12। ठीक है सर। ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर आ गया। तो अब मैं लिख रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी। यही तो निकालना है। ए बी का प्रोजेक्शन सी डी के ऊपर कितना आएगा, यही बताना है भाई। तो क्या बताए हैं, दोनों का डॉट लो, अपॉन सी डी पे प्रोजेक्शन लेना है, सी डी के मॉड से डिवाइड कर दो। दोनों का डॉट देखो कितना आएगा, यह आ जाएगा 18 20 -12। और नीचे सी डी का मॉड, सी डी का मॉड कितना आएगा, अंडर रूट में 9 16 144। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आ गया सर, ये देखिए आ गया 20 में से 12 जाएगा कितना, 8। 18 और 8 कितना, 26। डिनोमिनेटर में क्या आया, डिनोमिनेटर में आया सर देखो कितना, रूट में 169 मतलब 13। 16 अपॉन 13 कितना, 2। तो 2 मतलब बी आंसर इज द राइट आंसर। समझ गए कि नहीं सब लोग? ए बी का प्रोजेक्शन अगर आपको सी डी पे निकालना है तो दोनों वेक्टर का लो डॉट प्रोडक्ट अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन निकालना है उसके मॉड से डिवाइड। किस पे प्रोजेक्शन निकालना है, सी डी पे, तो सी डी के मॉड से डिवाइड कर दो, आंसर आपको मिल गया। ये कैसा आंसर दे रहा हूं, -22 नहीं भाई, अरे जोड़ने भी नहीं आ रहे, कितना आएगा, अरे मल्टीप्लाई देखो, आई वाला आई में करते हैं तो 18 माइनस माइनस प्लस 20। अरे 5 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आ जाएगा, 20। 1 इंटू -12 -12। एक और नोट करने वाला पॉइंट आप लिख लीजिए, आगे लिख लो फिर समझाते हैं। पूरा ये बात लिख लो जो बोर्ड पे लिखा है, क्या है फिर बताते हैं आपको। गिवन ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, मतलब x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को ज्वाइन करने वाला एक लाइन का सेगमेंट है। इट्स प्रोजेक्शन ऑन ए लाइन हैविंग डीसी LMN, मतलब इसका प्रोजेक्शन एक लाइन पे लेना है जिसका डीसी पता है LMN, तो उसका प्रोजेक्शन इसके बराबर आता है। ये जो है ये आपको लिखना है आंसर। आंसर क्या लिखना है, L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस N z2 माइनस z1। कोई भी फार्मूला रहे या कुछ भी रहे, आपको अगर वेक्टर वाला तरीका याद पता है कि कैसे करते हैं तो आसानी से आप सवाल बना सकते हैं। कोई भी फार्मूला भी डिराइव करना है वेक्टर वाले से कर सकते हैं। वेक्टर वाले से मतलब, अरे अभी आपको सिखाए हैं, 2 वेक्टर का डॉट लो अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन उसके मॉड से डिवाइड करो, प्रोजेक्शन आ जाता है। सारे सवाल उसी से होंगे, ये भी उसी से होगा। सोचो अपने से, या नोट करो पहले फिर बताते हैं कि देखो ये है क्या। देखो ये है ऐसा कुछ, एक लाइन का सेगमेंट है ए बी, ए है x1 y1 z1 और बी है x2 y2 z2। ठीक है सर, इसका प्रोजेक्शन एक लाइन पे लेना है, कोई भी लाइन हो सकता है, जैसे मान लो ये लाइन, इसका प्रोजेक्शन इस लाइन पे लेना है। ठीक, यस पैरेलल नहीं, ऐसे तो पैरेलल जैसा दिख रहा है, कुछ और ले लेते हैं, चलो ऐसे ले लेते हैं, कैसे भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैरेलल बस इसलिए लेना चाह रहे थे क्योंकि मतलब फिर आपको दिखता नहीं जो हम दिखाना चाह रहे, फील नहीं आएगा। जिससे इसको पीछे बढ़ाएंगे तो एंगल वेंगल सब दिखता है ऐसे। चलो कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं। इसका डीसी है LMN। ठीक,
अब हमें ए बी का प्रोजेक्शन निकालना है इस लाइन पे जिसका डीसी पता है। तो यार अगर ए पता है बी पता है तो ए बी वेक्टर तो बना ही लेंगे आप लोग, बहुत ही आसानी से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बाद वाला माइनस पहले वाला, आई जे के लगाओ, x2 माइनस x1 आई, y2 माइनस y1 जे, z2 माइनस z1 के। ये बन गया ए बी वेक्टर। और कोई अगर लाइन जिसका डीसी पता हो उसके एलोंग भी आप वेक्टर बना सकते हैं। वो वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा, लेकिन क्या मतलब है, वेक्टर तो वेक्टर, यूनिट वेक्टर भी वेक्टर ही है भाई। अच्छा, मतलब इसके एलोंग अगर आप वेक्टर बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे? बनाएंगे एल आई एम जे एन के। समझ रहे हो क्या करें? ये जो है ए बी 2 पॉइंट पता है, वेक्टर बना लिए। और किसी लाइन का अगर डीसी पता है तो डीसी अगर पता होता है तो उस लाइन के एलोंग यूनिट वेक्टर होता है, जो डीसी हो उसी में आई जे के लगा के जोड़ दो, मतलब एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ठीक है सर। अब हमें ए बी का प्रोजेक्शन इस लाइन पे लेना है। मान लो सर ये है सी डी, सी डी है प्रोजेक्शन ऑफ ए बी। ठीक, तो क्या आपको बताए थे, आपको ये बताए थे कि अगर किसी वेक्टर का, जैसे मान लो ये ए बी वेक्टर का इस लाइन इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन लेना है तो दोनों का डॉट लो, अपॉन जिस पे प्रोजेक्शन लेना है उसके मॉड से डिवाइड करो। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ये किसके बराबर आएगा? ये आएगा इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपॉन इस पे प्रोजेक्शन लेना है। किस पे लेना है? इस पे लेना है, तो इसके मॉड से डिवाइड। तो x2 माइनस x1 l, अरे आई वाला आई में करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेने आता है सबको, y2 माइनस y1 m, z2 माइनस z1 n। और नीचे जिस पे प्रोजेक्शन लेना उसके मॉड से डिवाइड। तो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के का मॉड कितना? अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और ये सबको पता है ये 1 होता है, तो नीचे तो आ गया 1, तो आंसर देखो आ गया यही। तो ये जो प्रोजेक्शन है इसी के बराबर आएगा, x2 माइनस x1 l प्लस y2 माइनस y1 m प्लस z2 माइनस z1 n। देखो वही आंसर लिखा है, x2 माइनस x1 l, y2 माइनस y1 m, z2 माइनस z1 n के बराबर। समझ गए? तो ये फार्मूला होता है, अगर आप डायरेक्ट याद रख सकें तो कर लीजिएगा, नहीं याद रखेंगे तो डिराइव 1 मिनट में कर सकते हैं। वेक्टर में भी एक बात समझाए थे और अभी भी एक बार बता देते हैं फिर से। कहीं अगर प्रोजेक्शन से लिखा है प्रोजेक्शन, तो ध्यान रखिएगा प्रोजेक्शन पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। वो तो डिपेंड करेगा यार क्या इसका वैल्यू क्या आएगा। अरे ये पॉजिटिव भी निगेटिव कुछ भी आ सकता है प्रोजेक्शन। अरे ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी तो मान लो पॉजिटिव है, लेंथ है, कॉस थीटा क्या होता है? अरे -1 से 1 होता है, निगेटिव भी हो सकता है। समझ गए क्या करें? मतलब प्रोजेक्शन पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। लेकिन प्रोजेक्शन का अगर मैग्नीट्यूड का बात करें, कहीं अगर लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन, तब वो पॉजिटिव रहेगा। जो भी रहेगा उसका मॉड ले लो। अगर निगेटिव आ रहा है जैसे -4 आ रहा है, उसका मॉड ले लो, 4 आ जाएगा। सही ना? ये टर्म थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्शन कुछ भी आ सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रोजेक्शन निकालना है मतलब वो पॉजिटिव आएगा, मतलब वो फील आता है ना यार, सीडी ऐसे फील आता है कि यार सीडी जो है ये तो लंबाई है तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए ना। मैं आपको बताऊं प्रोजेक्शन निगेटिव कब आएगा? जैसे मान लो अगर ऐसे रहे लाइन, इस तरह से ऑब्ट्यूस एंगल बनाए ऐसे, जैसे मान लो आपको ए बी ऐसे दिया हो और सी डी ऐसे दिया हो। ए बी का प्रोजेक्शन अगर सी डी पे निकालना है तो बी का प्रोजेक्शन खुद वही होगा क्योंकि उसी लाइन पे है। ए का प्रोजेक्शन ये होगा। ये अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इतना अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तब तो ये आएगा पॉजिटिव। लेकिन अगर प्रोजेक्शन का सिर्फ बात करेंगे तो वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा थीटा पर। तो इस केस में देखो थीटा क्या है? 90 से ज्यादा, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहे, तो ए बी कॉस थीटा निगेटिव आएगा। समझ गए पूरा बात? चलो यहां तक आप नोट भी कर ले होंगे अब तक। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -1 2 3 एंड 1 0 4। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -1 2 3 एंड 1 0 4 ऑन ए लाइन मेकिंग इक्वल एक्यूट एंगल विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। यही बात आपको पकड़ना है। कौन सा बात? ऑन ए लाइन मेकिंग इक्वल एक्यूट एंगल विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इतना लिखते ही आपको उस लाइन का डीसी पता हो जाना चाहिए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है। इतना लिखते ही,
इक्वल एक्यूट एंगल, आपको बताए थे कि कभी भी कोई लाइन अगर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से इक्वल एंगल बनाए तो उसका DC होता है ±1/√3 कामा ±1/√3 कामा ±1/√3। याद ही होगा भाई। अरे कॉस अल्फा का स्क्वायर, बीटा भी अल्फा के बराबर है क्योंकि इक्वल एंगल है, गामा भी अल्फा के बराबर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है। तो यहां से अगर आप कॉस अल्फा निकालेंगे ±1/√3 आएगा। अच्छा प्लस माइनस होता है, लेकिन प्लस माइनस में कौन सा लेना है इसके लिए सवाल वाला देखो एकदम क्लियर कर दिया कि आपको प्लस लेना है। एक्यूट एंगल बना रहा है, ये बात लिखा है ना, एक्यूट एंगल, इक्वल एंगल बना रहा है वो भी एक्यूट एंगल बना रहा है। तो एक्यूट एंगल का कॉस क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो प्लस माइनस में आपको क्या लेना है, प्लस वाला लेना है। तो आपको पता चल गया डीसी ऑफ जो लाइन होगा 1/√3 1/√3 1/√3 होगा। अब मैं आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट, हमें क्या निकलना है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब इस लाइन सेगमेंट का इस लाइन पे प्रोजेक्शन निकालना है। तो आंसर क्या बताया है, x2 माइनस x1, देखो x2 माइनस x1 2l, l के जगह 1/√3, y2 माइनस y1 -2 m, z2 माइनस z1, 4 में से 3 जाएगा 1 n। ये हो गया देखो सर कैंसिल, आंसर 1/√3। ये आपका आंसर आ गया। देखो कितना जल्दी, अगर पिछला फार्मूला जो अभी बताए हैं अगर आपको याद है तो कितना आसानी से आप आंसर बता दिए। फिर से बताएं, x2 माइनस x1 2l, l के जगह ये, y2 माइनस y1, देखो 0 -2 -2 m के जगह ये, z2 माइनस z1, अरे 4 - 3 1 n। ये दोनों देखो हो गया सर कैंसिल, 1/√3। ये आपका आंसर सही सर। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ आगे प्रोसीड करेंगे, एंगल निकालेंगे और कुछ एंगल पे बेस्ड सवाल जो बनता है आजकल जेईई मेंस में उसको करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।